co-powered by Techno। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रविवार को हम लेकर के आते हैं अपनी खास पेशकश, जिसमें आने वाले दिनों को लेकर के चर्चाएं होती हैं। आगे वाले दिनों में कौन से सेक्टर चलेंगे, अभी बाजार में किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सितंबर सीरीज़ की। सितंबर सीरीज़ के अंदर हमने देखा काफ़ी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आखिर आते आते बाजार लगातार जो है वो नए हाई बनाते हुए दिखाई दिए। लेकिन इन सब के बावजूद पीएसयू शेयर अभी भी चलने को राजी नहीं है। डिफेंस, रेलवे, पावर, पीएसयूज का क्या होगा, इस पर होगी बातचीत। इसके अलावा अक्टूबर में क्या आरबीआई ब्याज दरें घटाएगा, क्या वो रणनीति होनी चाहिए, कौन से वो सेक्टर होंगे जो अक्टूबर सीरीज में चलते हुए दिखाई देंगे, इन तमाम सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो थीम है वो यही है कि नए हाई पर बाजार ठहरेगा या टूटेगा। और इस पर बातचीत करने के लिए विशेष खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी मौजूद हैं और लंबे अरसे से बाज़ार को देख रहे हैं, परख रहे हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी दिशा, उनकी बातों पर बाज़ार अपनी राह बनाता है, बिगाड़ता है। तो इस पर समझने की कोशिश करेंगे बाज़ार को। सबसे पहले तो सुदीप जी, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, मनी 9 का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं सर। और जिस तरीके से हमने देखा सितंबर में बहुत जब शुरुआत हुई थी इस सीरीज़ की, तो लग रहा था बाज़ार की दिशा क्या होगी, फेड क्या फैसले लेंगे, उसके आधार पर शायद बाज़ार दिशा तय करेगा। लेकिन फेड की कटौती के बाद ऐसा लगा कि विदेशी निवेशक भी आते हुए दिखाई दिए, बाज़ार में उत्साह भी बढ़ा, नए हाइस पर बाज़ार है। शुक्रवार को ज़रूर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल बाज़ार पॉजिटिव दिखाई दिया। आप कैसे देख रहे हैं? दो तरह की बातें हैं। एक तो लोगों को बाज़ार बहुत महंगा लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि इतनी भारत का जो बाज़ार है वो जो है वहाँ पर अर्निंग अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, तो थोड़ा से महंगे वो लाजमी है। आप किस तरफ हैं, और क्या ये बाज़ार आपको महंगा लग रहा है या आपको इस वैल्यूएशन से आपको संतुष्टि है? देखिए, जो सच है मैं मानता हूं कि दोनों के बीच में है कहीं। कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो महंगे हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे लग रहे हैं, और कुछ सेक्टर, स्टॉक्स और पॉकेट्स ऑफ मार्केट ऐसे हैं जहां पे कि अभी भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि जैसे मैं बोल रहा था, सच इनके बीच में कोई है। ग्लोबली अगर देखें तो एफआईआईज इंडियन मार्केट्स में पिछला 10-15 दिन से पहले खरीदारी नहीं कर रहे थे ज्यादा, और वो वेट कर रहे थे। और यूएस में जब ब्याज दरें कम हुए उसके बाद से एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है एफआईआईज के खरीदारी में, और दबा के इंडियन मार्केट में खरीदारी किया है। इसके चलते लार्ज कैप स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा रैली देखने को मिला है। जनरली कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, लार्ज कैप में ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला है पिछला 10-15 दिन में। और ये लार्ज कैप में अभी भी पॉकेट्स में अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप बीएफएसआई की बात करें, बीएफएसआई में अभी भी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे शेयर्स मिल रहे हैं, और हम मानते हैं कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बीएफएसआई जैसे सेक्टर में निवेश करना सही होगा। ऐसे बहुत सारे और भी पॉकेट्स हैं, और कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे वैल्यूएशन के लिहाज से अभी थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है। प्राइस करेक्शन ना हो, टाइम करेक्शन तो जरूर होगा, ये लग रहा है। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि इंडियन मार्केट में मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है, जो बायस मार्केट का पॉजिटिव है, मूड बहुत अच्छा है, और हम लोग मानते हैं कि मार्केट का ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव ही रहेगा आने वाले दिनों में भी। हाँ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग जैसे कि फ्राइडे को देखने को मिला था, जरूर देखने को मिल सकता है बीच बीच में, पर बाय एंड लार्ज ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव। ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। इस बीच जो है सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने देखा कि अमेरिका में ब्याज दरें घटी हैं। क्या भारतीय बाज़ारों के अंदर भी आपको लगता है कि ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत अक्टूबर महीने में हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि अक्टूबर के महीने में अभी आरबीआई थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेगा, और उसके बाद जो है हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है ब्याज दरों में कटौती को लेकर के कोई फैसला लिया जाए? ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, पर मैं ये कहूंगा कि शायद मेरा व्यू भी ये रहेगा कि शायद आरबीआई वेट एंड वॉच मोड पे रहेगा, और दिसंबर में ही ब्याज दर में कटौती इंडियन मार्केट में आएगा। आरबीआई के लिए यूएस फेड रेट कट करने के बाद, 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करने के बाद, और स्कोप है रेट कट करने का।
इन्फ्लेशन भी इंडिया में ठीक ठाक आंकड़े जो है वो आरबीआई का जो टॉलरेंस लिमिट है उसके नीचे आ गया है। पर मुझे लगता है कि मॉनसून के बाद जो क्रॉप अराइवल है वो देखने के बाद और प्राइसेस देखने के बाद शायद आरबीआई पहला कदम उठाएगा, जो कि दिसंबर पे होगा। जी, तो दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं हैं। जो लोग अभी अक्टूबर के महीने में उम्मीद कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन अक्टूबर महीने में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिन पर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए। आज जरा एक नज़र डाल लेते हैं कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं। 1 अक्टूबर को ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे। इसके अलावा इंडिया के पीएमआई के नंबर भी 1 अक्टूबर को आएंगे। 1 अक्टूबर को ही जो अब नया नियम है नए बोनस शेयरों का लेकर के वो भी लागू हो जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आएंगे, उस पर भी हो सकता है थोड़ा बहुत असर बाजार पे देखने को मिल सकता है, किस तरीके से निकल के आते हैं। 9 अक्टूबर जिस अभी आरबीआई पॉलिसी की हम बात कर रहे थे उसके नंबर्स आएंगे और देखना ही होगा कि वहाँ पर क्या कुछ बातें कही जाती हैं, क्या इस तरह के संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे कि दिसंबर में रेट कट हो सकता है क्या, और या फिर इस क्या कुछ बातें निकल के आएंगी, उस पर नजरें रहेंगी बाजार की। 10 अक्टूबर को महंगाई के, आईआईपी के, इसके अलावा जीएम ब्यूवरीज के नतीजे हैं और 11 अक्टूबर से हो जाएगा नतीजों का आगाज़। टीसीएस जो है वो अपने नतीजे जारी कर सकता है 11 अक्टूबर को। सर, ये तमाम वो महत्वपूर्ण इवेंट हैं जो कि अक्टूबर में होने वाले हैं। आपकी नज़रें सबसे ज़्यादा कहाँ रहेंगी? देखिए, एक तो 8 अक्टूबर को जो इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का भी शायद उसी दिन आएगा जी। तो ये दोनों पे नजर बहुत रहेगा, क्योंकि एक दिशा दिखाएगा मार्केट को कि किस तरफ पॉलिटिकल जो विंड है वो ब्लो कर रहा है। इसके अलावा जरूर हमारा नजर रहेगा जो आरबीआई पॉलिसी पे है। वो तो हम लोग मार्केट में है तो आरबीआई पॉलिसी बहुत मायने रखता है। आरबीआई अगर रेट कट ना भी करे तो ट्रेजेक्ट्री या आरबीआई गवर्नर का कमेंट्री उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। और जैसे हम सब जानते हैं कि आईटी बेलवेदर स्टॉक टीसीएस है, तो क्योंकि आपने 11 अक्टूबर का भी जिक्र किया तो जरूर 11 अक्टूबर टीसीएस के नतीजे और कमेंट्री पे जरूर ध्यान रहेगा। क्योंकि इंडिया में जो आईटी रिजल्ट्स का सिलसिला चालू होगा वो 11 अक्टूबर से ही चालू होगा। ग्लोबली एक्सेंच्योर के जो फिगर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला और वो एक अच्छा ट्रेंड भी सेट कर रहा है आईटी के लिए। ठीक सर, तो नजरें रहेंगी यहाँ पर रिजल्ट सीजन पर भी हमारी, और इन सब के बीच में अब कुछ एक सेक्टर्स पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू करते हैं और सुदीप जी से बीच बीच में समझने की कोशिश करेंगे कि उस सेक्टर में उनके पसंदीदा कुछ एक अगर शेयर हों तो उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। शुरुआत ऐसे ही सेक्टर के साथ करेंगे जिस पर जो है लोगों के सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लोग थोड़े से फंसे हुए हैं और लोगों ने पैसे भी बहुत बनाए हैं, वो है पीएसयू। पीएसयू को सर अगर हम 3 हिस्सों में बांट दें, एक तो डिफेंस, एक पावर, एक रेलवे, बैंकों पे अभी थोड़ी देर रुक के बात करेंगे, लेकिन पहले डिफेंस से ही शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार रैली रही, बहुत अच्छी रैली रही, लेकिन लोगों की जो लालसा और लालच थी वो लोगों को बिल्कुल पीक पर भी लोगों ने खरीदा है। और अब बहुत लोगों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, क्या एवरेजिंग कर लें। सर, करीब करीब 1 क्वार्टर गुजर गया सुस्ती का डिफेंस के अंदर, आपको क्या लगता है, क्या ये रैली पूरी हो चुकी है या जो 15-20%, 25% का करेक्शन आया है वो अभी कम है और ज़्यादा करेक्शन आ सकता है? डिफेंस में जो अभी भी ऑर्डर जो है का फ्लो जो है वो लगातार हम खबरों के चलते जो है जरिए जो है लोगों को बताते रहते हैं, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? बहुत लोग कह रहे हैं कि आप ख़त्म हो जाएंगे ये डिफेंस के शेयर, हमने तो पैसे लगा दिए, हम लॉन्ग टर्म के लंबी अवधि में जो लोगों ने ऊपर लिए हैं उनको क्या करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं इस समय रक्षा को लेकर के? देखिए, डिफेंस और रेलवेज आपने उसका जिक्र नहीं किया। ये दोनों क्षेत्र में हमारा व्यू पिछले 2-3 महीने से था कि थोड़ा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन लग रहा है। बिल्कुल सही ये बात आपने कहा कि जबरदस्त ऑर्डर बुक है और ऑर्डर आगे भी मिलता रहेगा। और सरकार की जो डिफेंस मेक इन इंडिया पॉलिसी है और रेलवे में जो कामकाज हो रहा है, इसके जरिए जबरदस्त ऑर्डर बुक और जबरदस्त कामकाज मिल रहा है इन सारे कंपनीज को। पर जो जो इशू है, जो मुद्दा है वो है वैल्यूएशन बहुत आगे दौड़ गया है और ये वैल्यूएशन कुछ हो ना हो टाइम करेक्शन इनएविटेबल है कि ये तो वैल्यूएशन ही जस्टिफाई करने के लिए कंपनी का अर्निंग्स, कंपनी का परफॉर्मेंस जिस लेवल पे ले जाना पड़ेगा उसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये करेक्शन जरूरी था। करेक्शन थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ, शायद कोई मार्केट कंसोलिडेशन का कुछ अगर ऐसा कोई स्थिति आए और भी करेक्शन हो सकता है। पर मैं ये जरूर स्टॉक्स जिन्होंने है कोई हड़बड़ा के एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप निवेशित रह सकते हैं, निवेशित रहिए। अच्छे कंपनीज है, अच्छा परफॉर्मेंस है, पर बहुत जल्दी बहुत जबरदस्त
मुनाफा इस पे हासिल नहीं कर पाएंगे। यही हमें लगता है रेलवेज और डिफेंस में। जी। कुछ ऐसी कंपनीज हैं रेलवे क्षेत्र में, सॉरी डिफेंस में, जहां पे अभी भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। मैं नाम भी बता देता हूं, भारत जी। इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल। वहां पे करेक्शन के बाद खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूं। बाकी जगह पे इंतजार करना चाहिए, हड़बड़ा के खरीदारी नहीं करना चाहिए, और जिनके पास है उनको एग्जिट करने की भी जरूरत नहीं है अगर लंबी अवधि के लिए निवेशित है आप। जी। चलिए, तो रक्षा क्षेत्र में वैल्यूएशन अभी भी महंगी दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको रोज़ रोज़ सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, बने रहिए। हाँ, थोड़ा सा अब आपको समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है, ये बात है। और अगर आपको निवेश करना ही करना है तो बीएल के अंदर अगर गिरावट आती है तो आप निवेश कर सकते हैं, ये मानना है सुदीप जी का। तो इस नज़रिए के साथ आप रक्षा शेयरों में रणनीति बना सकते हैं। और अभी आपने रेलवे शेयरों का जिक्र किया था सर, और रेलवे पर भी एक सवाल के साथ साथ अभी हम ग्राफिक्स दिखा रहे थे कि किस तरह की ऑर्डर बुक यहाँ पर दिखाई दे रही है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। राइट्स पे अगर हम बात करें तो करीब 6350 करोड़ 6350 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक यहाँ पर देखने को मिल रही है। आरवीएनएल की ऑर्डर बुक जो है वो 83,321 करोड़ रुपए के आसपास की है। टीटागढ़ रेल, हालांकि पहले को तिमाही में नतीजे उतने थोड़े से उम्मीद से कम निकल के आए थे, लेकिन 27,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक यहाँ पर है। इरकॉन 26,000 से ज़्यादा की ऑर्डर बुक यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, ये कुछ नंबर्स हैं स्क्रीन पर, आपसे जानना चाहेंगे रेलवे में कोई संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। देश भर में वंदे भारत को लेकर के काम हो रहा है, अब तो स्लीपर बस ट्रेनें आ रही हैं, बुलेट ट्रेन को लेकर बातचीत हो रही है, अलग अलग शहरों में और ज़्यादा नए शहरों पे मेट्रो की बात हो रही है। ये जो कंपनियां हैं, ये अभी और कितनी गिरावट के बाद जो है एंट्री करना आपको लगता है कि वो सही रहेगा? 15-20%, 30% के आसपास का करेक्शन कुछ एक शहरों में आ चुका है। देखिए, मैं पहले जैसे जिक्र कर रहा था, रेलवे स्टॉक्स भी मुझे कुछ देर से वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहे थे और गिरावट थोड़ा आया है। और भी जैसे मैं बोल रहा हूँ, कंसोलिडेशन हो सकता है, मार्केट में गिरावट आ सकता है। पर हड़बड़ा के एग्जिट की जरूरत नहीं है, हड़बड़ा के खरीदारी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो लेवल का वैल्यूएशन ऑलरेडी रीच कर गया है, इस लेवल तक परफॉर्मेंस और जो नतीजे हैं वो आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये टाइम करेक्शन का वक्त है इन शेयर्स का। आपने बिल्कुल सही कहा, तगड़ा ऑर्डर बुक है और भी ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम रेलवेज में हो रहा है। शायद इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में इतना काम एक साथ कभी नहीं हुआ जो आज के दिन में हो रहा है। तो सारे रेलवे रिलेटेड कंपनीज को दबा के ऑर्डर्स मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। पर ऑर्डर मिलना और परफॉर्मेंस से रिफ्लेक्ट होना, इसमें एक लंबा अवधि लगता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म के काम करना पड़ता है। तो इसमें मैं यही कहूंगा, थोड़ा सब्र करना जरूरी होगा। जो निवेशित है सब्र करें, जिन्होंने निवेश अभी तक नहीं किया वो भी सब्र करें। शायद और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और बात इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हड़बड़ा के लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इसमें बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी नहीं देख रहा हूं। तो रुकना बेटर है। रुकना बेटर होगा, थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया आपको रखना होगा यहाँ पे। जो लोग जो है फंसे हुए ऊपरी लेवल पे, उनके लिए यही सलाह है कि अभी एग्जिट ना हो। लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है आपका तो अभी बने रहें। लेकिन अभी रेलवे शेयरों में अगर हम नज़र डालें जरा, एक महीने में राइट्स के अंदर 12-12.5% का रिटर्न देखने को मिला है, एक साल के अंदर 47%। आरवीएनएल में देखिए 212-213% का रिटर्न एक साल के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। 6 महीने में 100% का रिटर्न है, जबकि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे रहा है। तो अभी भी वैल्यूएशन महंगी है यहाँ पर। टीटागढ़ रेल के अंदर 12-12.5% का करेक्शन रहा है। इरकॉन 15% टूटा है और साल भर में देखिए 60% के आसपास का रिटर्न है। तो इतने रिटर्न मिल चुके हैं। जिन लोगों ने सही टाइम पे एंट्री की उनके लिए तो अच्छी बात है, जो लोगों ने लेट एंट्री ली है उनके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता इन लेवल्स पे आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो बात हो गई रेलवे और डिफेंस को लेकर के। पावर जो है एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पावर में दो तरह के प्लेयर हैं सर। पीएसयू जो है वो तो है ही हैं उसमें, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं टाटा पावर, सुजलॉन में काफ़ी अच्छा हमने देखा कि मूव देखने को मिला है और 85-86 लेवल तक शेयर पहुंच गया। उम्मीद नहीं थी लोगों को, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट्स रहे, जिस तरह की कंपनी ने अपनी रीस्ट्रक्चरिंग की है, वो उसके चलते हम देख रहे हैं तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर इन दोनों में चुनना हो, पावर के अंदर पीएसयू और निजी क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर बहुत सारे शेयरों ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसका भविष्य क्या देख रहे हैं सर आप? बहुत अच्छा भविष्य देख रहे हैं। और पावर ऐसा एक सेक्टर है जहां पे एक
क्वांटम पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं हो गया है। और इंडिया में कोना कोना तक बिजली पहुंच गया है, पावर का डिमांड जबरदस्त बढ़ा है। और इसीलिए सारे पावर, थर्मल पावर, हाइडल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, हर दिशा में बहुत जबरदस्त कामकाज हो रहा है। नए कैपेसिटीज आ रहे हैं, बॉयलर्स के ऑर्डर हो रहे हैं। तो एंटायर पावर इकोसिस्टम बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है और मुझे लगता है ये चालू रहेगा बहुत दिन तक। और इसमें खास बात यह है कि बहुत सारे पावर कंपनी और एंसिलियरी कंपनीज, रिलेटेड कंपनीज ऐसे हैं जहां पे कामकाज भी बहुत अच्छा चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है। तो मैं कुछ अगर कंपनीज के नाम बताऊं तो यहाँ पे मुझे एनटीपीसी हमेशा से अच्छा लगता था, अभी भी एनटीपीसी इस वैल्यूएशन पे भी अच्छा लग रहा है। और जैसे हम जानते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो इनका सब्सिडियरी है, उसका जी। बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है बहुत जल्द। तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम, एनटीपीसी इंडिया का सबसे बड़ा पावर कंपनी है, उसने ग्रीन एनर्जी में भी जबरदस्त काम किया। अब उसका सब्सिडियरी आईपीओ के जरिए मार्केट में आ रहा है। तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम, बहुत अच्छा कंपनी, और यहाँ पे खरीदारी लंबी अवधि के लिए किया जा सकता है। अच्छा, पावर में अगर इतना काम हो रहा है तो इसको फाइनेंसिंग कौन करेगा? और बैंक्स जो है, ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, उनका इतना कैपेसिटी नहीं है पावर में इतना फाइनेंसिंग करना। तो पावर फाइनेंशियर्स जो है, तो पीएफसी, आरईसी, इनका भी कामकाज बहुत अच्छा, इरेडा, इनका भी कामकाज आने वाले दिनों में और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। ये पावर के सारे जो जो ट्रांसमिशन, इसमें कौन हेल्प करेगा, किसको काम मिलेगा? पावर ग्रिड। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो ये जी। सारा सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे निवेशक लंबी अवधि के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढ सकते चलिए, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, इरेडा, इन सब में जो है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के बेहतरीन मौके दिखाई दे रहे हैं, ये मानना है सुदीप जी का। सुदीप सर, लेकिन इरेडा को लेकर के बहुत लोग कह रहे हैं बहुत वैल्यू। सर, ये 32 रुपये पे आया, मतलब या फिर क्या कारण मानते हैं 32 रुपये का शेयर 300 पहुंच गया और देखते ही देखते पता नहीं चला, लोगों को लग रहा अभी भी महंगा, अब महंगा, अब महंगा, लेकिन 300 तक कोई रुकावट ही नहीं आई। ये जो चल रहा है प्राइमरी मार्केट में, वो उसे आपकी टिप्पणी कैसे आप देखेंगे? और इरेडा क्या मौजूदा वैल्यूएशन पे अच्छा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब महंगा होगा है? हालांकि करेक्शन ठीक ठाक आ गया है वहाँ पे भी। जी, आप जैसे कहा आपने, करेक्शन आ गया है, ठीक ठाक करेक्शन आ गया है। और अगर आप लंबी अवधि के लिए देख रहे हो तो जरूर ले सकते हो, मेरा यही व्यू है यहाँ पे। जी। देखिए, बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट मत करिए। पर जैसे मैं कह रहा था कि एक अच्छा इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम में बहुत कामकाज हो रहा है, और वो इकोसिस्टम का बेनिफिट ये फाइनेंशियल्स को जरूर मिलेगा। क्योंकि बैंक, इनका जो पावर कंपनीज का रिक्वायरमेंट बैंक नहीं मीट कर पाएगा, और बैंक को करना भी नहीं चाहिए। स्पेसिफिक जो पावर फाइनेंशियर्स है, उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। तो इसीलिए हमारा व्यू ये है कि जो पावर फाइनेंशियर्स है उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। जी। चलिए, तो यहाँ से भी अब इस सेक्टर से भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चूँकि बात इरेडा की छिड़ी थी, तो थोड़ा सा बाकी सेक्टर पे जाएं, उससे पहले ज़रा आईपीओ पे आ जाते हैं। आईपीओ बाज़ार में हो क्या रहा है सर? मतलब मुझे अपने करियर में अब तक मुझे ध्यान नहीं है कि हर जो भी आईपीओ आता है वो पहले ही दिन जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो जा रहा है। पिछले हाल फिलहाल में तो हमने यही देखा है, लिस्टिंग मिले ना मिले, लेकिन सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। इस तरह का यूफोरिया जो क्रिएट हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा, बहुत सारे आईपीओ जो आ रहे हैं उनकी वैल्यूएशन भी आकर्षक देखने को मिली। पहले हमेशा वैल्यूएशन को लेकर के सवाल उठते थे, लेकिन बजाज हाउसिंग के बाद से तो पूरी कहानी बदल गई है और लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है, 100% के आसपास हो रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी प्राइमरी मार्केट को लेकर के सर? देखिए विपुल जी, आपने दो बात बहुत सही कहा है कि वैल्यूएशन आजकल जो आईपीओ आ रहे हैं वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ रहे हैं। पहले एक कुछ साल पहले हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही एलिवेटेड लेवल पे कंपनीज के आईपीओ आ रहे थे, और उसके बाद उसमें गिरावट देखने को मिल रहा था जो कि निवेशक को परेशान करता था। अब वैल्यूएशन रियलिस्टिक हो रहा है आईपीओ का, और उसके बाद बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। दो बात यहाँ पे ध्यान पे रखना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चरली मार्केट के लिए, एक निवेशक के लिए। स्ट्रक्चरली मार्केट के लिए मैं ये कहूंगा कि लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी फ्लो करीबन 50,000 करोड़ इंक्रीमेंटल हर महीने मार्केट में आ रहा है। 25,000 करोड़ तो एसआईपी के जरिए आ रहा है, बाकी 20-25,000 करोड़ एचएनआई, फैमिली ऑफिस या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए मार्केट में आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा रकम है। इसके अलावा अभी एफआईआईज का पैसा भी मार्केट में आना चालू हो गया। तो ये इतना बड़ा रकम मार्केट में कंटिन्यूअसली आ रहा है, और अगर हमारा मार्केट का डेप्थ नहीं बढ़ा तो वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक लेवल पे पहुंच जाएगा।
तो इसीलिए इंडिया के मार्केट के हित में है कि इंडिया का मार्केट का डेप्थ बढ़े। डेप्थ कैसे बढ़ेगा? जब नए नए इश्यूज मार्केट में आएंगे। जो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रेटर्निटी है, उनसे जब बातचीत होता है, उनका कहना है कि करीबन $25 बिलियन का आईपीओ लाइंड अप है आने वाले दिनों में। जैसे हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल। स्विगी का आईपीओ आ स्विगी, रहा है, Hyundai का आईपीओ आ रहा है, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आ रहा है, बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं हुंडई और ये का आना, आईपीओ आ रहा है जी। जी, ये आना बहुत जरूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि पैसा जो है सब में जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ चेजिंग फ्यू स्टॉक्स, ये सब नए जो अच्छे कंपनीज है उस पे भी आईपीओ पैसा जाना चाहिए निवेशक का, तो मार्केट का संतुलन बना रहे। अब निवेशक की तरफ से मैं ये कहूंगा कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतने बड़े नहीं है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दस मनी इन सेम स्टॉक्स, कि आप कितना रिलायंस खरीदोगे, आप कितना डिफेंस वाले स्टॉक्स, कितना रेलवे स्टॉक खरीदोगे, तो आप नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, और वो नए अपॉर्चुनिटीज आईपीओ के जरिए मार्केट में आ रहा है, तो उसमें पैसा निवेश कर रहे हो। और अब क्या हो गया है कि मार्केट सिस्टम्स भी अच्छे हो गए हैं कि 3-4 दिन में आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिला नहीं मिला आपको पता चल रहा है, आपका पैसा आपके अकाउंट में ही है, ब्लॉक होता है फिर रिलीज हो जाता है। तो एक सर्टेनिटी आ गया है। सेबी की तरफ से काम और भी हो रहा है, और भी शायद फाइन ट्यूनिंग आने वाले दिनों में हो जाएगा। पर ये एक अच्छा इकोसिस्टम बन गया है इंडियन प्राइमरी मार्केट का, जो हम उम्मीद यही करेंगे कि ये चलता रहे। बिल्कुल। अब आपने चूंकि इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से जो है लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लोग लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से लोग आईपीओ में लगा रहे हैं, बाज़ार में लगा रहे हैं। इसी के तार को जोड़ते हुए ज़रा बैंकों पे बात कर लेते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि बैंकों का भविष्य थोड़ी सी आशंका दिखाई दे रही है, डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आ रही है। डिपॉजिट ग्रोथ इसलिए नहीं आ रही है कि लोगों का रुझान अब बैंकों में पैसे रखने से ज़्यादा जो है वो म्यूचुअल फंड और शेयर बाज़ार में पैसे लगाने को लेकर के हो गया है। ये कितना बड़ा कंसर्न आप बैंकों के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए मान रहे हैं? क्रेडिट ग्रोथ लगातार बनी हुई है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो एक बड़ा कंसर्न दिखाई दे रही है आने वाले टाइम के लिए। इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? उसके बाद से पीएसयू और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर पर जरा हम बातचीत करेंगे आपसे सर। देखिए, ये एक मार्केट का नेचुरल प्रोग्रेशन है। जैसे कंट्री में इक्विटी कल्चर, हम लोग पहले बात करते थे कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स नहीं हो रहा है, पैसा बैंक में पड़ा रहता है और पैसा इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहा है। अब वो हो रहा है। ये कोविड के बाद से लोग पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, और डिफरेंट एवेन्यूज में पैसा लगा रहे हैं। पहले वो पैसा बैंक में पड़ा रहता था। इसमें कोई बुराई नहीं है, फंडामेंटली इकोनॉमी के लिए अच्छा है। हाँ, ये बात सही है कि बैंक को थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करने के लिए, पर्टिकुलरली लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए, क्योंकि उनका जो मार्जिन है, क्रेडिट ग्रोथ है, पर अगर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन सही प्राइस पे नहीं हुआ तो उनका मार्जिन स्क्वीज होगा, और वो बैंक के हित के लिए सही नहीं है। तो जरूर बैंक को ज्यादा काम करना पड़ेगा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए, पर वो अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये कहूंगा कि ये वेलकम डेवलपमेंट है, और इसमें ज्यादा शंका की बात नहीं है। जो एफिशिएंट बैंक हैं, जो परफॉर्मिंग बैंक्स हैं, वो आने वाले दिनों में भी अच्छा करते रहेंगे। और हमने ये ग्लोबली देखा है, ये यूएस में इक्विटी मार्केट इंडियन मार्केट के बहुत ज्यादा बड़ा है, वहां पे डेट मार्केट भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, पर इसके बावजूद बैंक में डिपॉजिट रहता है, बैंक अपना काम करते हैं, बैंक क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों को एग्जिस्ट करेगा। अब क्या हो गया था, पहले बैंक को बाय डिफॉल्ट डिपॉजिट मिलता था, अब शायद आने वाले दिनों में उनको उसके लिए काम करना पड़ेगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। वो हम देखेंगे मार्केट में, ऑलरेडी वो ट्रेंड चालू हो गया। जी बिल्कुल। सर लेकिन बैंक चलने को राजी नहीं है, खासतौर से पीएसयू बैंक्स। वहाँ तो वैल्यूएशन भी इतनी महंगी नहीं दिखाई दे रही हैं, फिर भी जो है, हाँ एक समय था कि एक तरफा रैली देखने को मिली थी, लेकिन अब तो एक क्वार्टर से ऊपर हो गया, बैंक पूरा बाजार नई ऊंचाई छू रहा है, लेकिन बैंकों में उस तरह की रैली नहीं देखने को मिल रही है। एसबीआई, पीएनबी हो, मिड कैप बैंकिंग हो, वहाँ पर कोई गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमने देखा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में तब भी थोड़ी बहुत रिकवरी रही, लेकिन पीएसयूज को क्या हुआ? और अभी अगर निवेश करने के लिए आपको पीएसयूज बैंक या फिर प्राइवेट क्या ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं? देखिए, मैं ये जो आपने पहला सवाल किया था ना डिपॉजिट को लेके, जो एक्चुअली कहा जाता है कि डिपॉजिट वार, ये डिपॉजिट वार में कौन जीतेगा, कौन विनर उनके सामने आएगा? जो एफिशिएंट बैंक है, जिसका अच्छा नेटवर्क है, जिसका कस्टमर के साथ एंगेजमेंट अच्छा है। अब शंका ये है कि शायद इस डिपॉजिट वार में प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो विनर बनेंगे, और इसी के कारण थोड़ा दबाव प्राइवेट सेक्टर पीएसयू बैंक्स पे देखने को मिल रहा है। शायद उनका
इतना अच्छा पकड़ नहीं है कस्टमर पे। कस्टमर डिपॉजिट जो देगा वो प्राइवेट बैंक्स पे, बड़े प्राइवेट बैंक्स पे लगाएगा, ये शंका है। और इसीलिए पीएसयू बैंक्स में इतना ज्यादा ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। पर इसके बाद मैं ये जरूर टिप्पणी करूंगा कि वैल्यूएशन, आपने बिल्कुल सही कहा, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे बैंक्स आज के दिन में ट्रेड कर रहे हैं। और मैं पहले जैसे आपको बता रहा था कि बीएफएसआई एक सेक्टर है जहां पे अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज पे हम लोगों को लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है पीएसयू में और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह। पर अगर आपको मुझे एक पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर में चुनने के लिए कहें तो शायद मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक ही आज के दिन में चुनूंगा। जी। अगर कुछ एक नाम अगर आप लेना चाहें बैंकों में, प्राइवेट के ही या पीएसयू के किसी के। जी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो दिग्गज बैंक है, अच्छा नेटवर्क है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में यही सामने रहेंगे, तो मैं इन्हीं का नाम लूंगा। छोटे मझोले बैंक्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा कामकाज कर रहा है, उनका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का रेट एवरेज बैंक का जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन रेट है उससे दुगना है। तो जी। ऐसे आपको पॉकेट्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पे लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो। ठीक सर। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम लिया सर आपने ना? जी जी। ये वो निजी क्षेत्र के बैंक हैं जहां पर निवेश के लिए बेहतर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अभी नतीजे आने दीजिए, उसके बाद से देखते हैं पीएसयू जो बैंक्स हैं उन पे क्या कुछ स्ट्रेटजी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आईपीओ बाजार को लेकर के एक सवाल छूट गया सर। जो हाल फिलहाल की लिस्टिंग हुई जिसमें बजाज हाउसिंग बड़ा नाम था, काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक में काफ़ी अच्छे लोगों के रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए। फ्लैट लिस्टिंग के बाद लगातार अपर सर्किट रहा। इनमें से जो कुछ एक ऐसी कंपनियां हैं जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुई हों और आपको अभी भी वहां पर संभावनाएं दिखाई दे रही हों? देखिए, ये फर्स्ट क्राई बोल के एक कंपनी, जी। जिसका कंपनी का जो एक्चुअल नाम है वो कुछ ब्रेन होना पीस सोल्यूशन, बेबी सोल्यूशन। जी ब्रेन जी जी। पीस। जी जी। हाँ, तो वहां पे मुझे लगता है कि इतना बड़ा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला। वहां पे अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज पे अपॉर्चुनिटी है, वहां पे जरूर नजर दिया सकता है। ओला के बारे में मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्वेश्चन मार्क है, आने वाले दिनों में कैसा डेवलपमेंट होता है। एक तो बैटरी प्लांट, बहुत बड़ा बैटरी प्लांट लगा रहे हैं। अब बैटरी ग्लोबली प्राइसेस क्रैश हुए हैं, तो इस माहौल में बैटरी प्लांट कब ब्रेक इवन करेगा, कब अच्छा परफॉर्म करेगा, बताना मुश्किल है। दूसरा, मार्केट शेयर उनका बहुत अच्छा है आज के दिन में। पर जो स्टैब्लिश प्लेयर है, सब लोग अपना ईवी ला रहे हैं। उसके बाद बजाज, हीरो, होंडा, सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या मार्केट पोजीशन रहेगा वो बताना मुश्किल है। तो मैं वहां पे रिस्क लेना नहीं चाहूंगा। चलिए, वहाँ पर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रेन बी सोल्यूशन में जो है अभी भी जो है वैल्यूएशन आकर्षक दिखाई दे रही है, वहाँ पे अभी भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या ये मान के चलें कि अब देख रहे हैं कि हम लिक्विडिटी जो है वो पीएसयू से हटके बाकी सेक्टर्स की तरफ जा रही है, वो महत्वपूर्ण सेक्टर कौन होंगे कि जो आगे की रैली को लीड करेंगे? क्या उसमें आईटी की भूमिका अग्रणी हो सकती है? और इसके अलावा वो कौन से सेक्टर होंगे जहां पर आपको लगता है कि अब लिक्विडिटी जो है वो डाइवर्ट होती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, आईटी हो सकता है। आईटी, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, एक्सेंच्योर ने बहुत अच्छा नतीजा दिया है, कमेंट्री भी बहुत अच्छा आया है। तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि इंडियन जो लीडिंग आईटी कंपनीज है उनका भी नतीजे सेकंड क्वार्टर के जैसा भी हो, कमेंट्री बहुत अच्छा आएगा आने वाले दिनों के, तो वो जरूर रैली लीड कर सकते हैं। मैं बीएफएसआई का जिक्र पहले ही कर चुका हूँ, बैंकों का जिक्र कर चुका हूँ, रिलेटेड गोल्ड लोन कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी अपॉर्चुनिटी अच्छा है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी इतना ऊपर नहीं गया है। तो ये सारे सेक्टर्स में ध्यान दिया जा सकता जी। हाल फिलहाल में हमने देखा सर कि सोने चांदी की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सोना बढ़ गया, चांदी बढ़ गई, और उन सब के साथ साथ हमने देखा कि सोने चांदी से जुड़े हुए शेयर भी भागे। उसमें पीसी ज्वेलर्स है, बाकी जितनी भी लिस्टेड कंपनियां थी उन सब ने, थंगामेल है, सैनको गोल्ड में हमने एक रैली देखी। अभी तो हमने देखा कि पीएन गडगिल करके भी एक आईपीओ भी लिस्ट हुआ है, वहाँ पर भी जो है लोगों को अच्छा काफ़ी रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए। क्या भविष्य देख रहे हैं इस सेक्टर का, और अभी कितनी तेज़ी बाकी है, कल्याण में हो या फिर बाकी सेक्टर, इसमें कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है क्या? क्योंकि हमने देखा काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है दिखाई है। अगर हम 5 साल की ग्रोथ देखें
तो सेनको गोल्ड ने 20% का CAGR से ग्रोथ दिखाई, टाइटन ने 20-21% की ग्रोथ दिखाई है CAGR के हिसाब से। TBZ है, कल्याण ज्वेलरी ने तो वहाँ के कंपनी की आय में जो है वो हमने मुनाफे के अंदर 65% के CAGR से बढ़ोतरी दिखाई है। आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को? देखिए, सेक्टर बहुत अच्छा है, पर जो छोटी कंपनीज है ना, वहां पे बहुत सारे इश्यूज आने वाले दिनों में आ सकते हैं। जैसे पीएन गाडगिल, ये इनका बिजनेस पुणे में है, 65% करीब बिजनेस पुणे से आता है, तो एक बहुत छोटा रीजन में है। तो ये वैल्यूएशन, इतना बड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं हुआ अभी भी। तो मुझे थोड़ा दिक्कत लगता है यहाँ पे। अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है तो मैं तो यही कहूंगा कि टाइटान, कल्याण जैसे काउंटर्स में ही फोकस करें। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है कंपेयर टू जो छोटे कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में। और जो पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो इन्हीं कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है बड़ी दिग्गज कंपनियों में निवेश की संभावनाएं तलाशने की कोशिश करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर जो है वो आती हुई दिखाई दे सकती हैं। सर, न्यू एज कंपनियां एक और ऐसे सेक्टर हैं, एक और ऐसा सेक्टर रहा जिस पर 2 साल पहले काफ़ी सवालिया निशान उठने लगे थे। पहले लोगों ने उत्साह दिखाया, फिर हमने देखा कि पिटाई अच्छी खासी हुई, पेटीएम हो, जोमेटो हो, बाकी हो। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि इन कंपनियों ने सबक लेते हुए अपने आप को सिद्ध किया बाज़ार में, और वो अच्छी वैल्यूएशन भी इन सबको मिलती हुई दिखाई दी है। अभी भी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, नायका है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इनका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में और भी IPOs आएंगे इस सेक्टर के अंदर, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको अभी भी अच्छी दिखाई दे रही हो? देखिए, अच्छी तो दिखाई दे रही है। जोमेटो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और स्विगी का आईपीओ आ रहा है, तो ये सेक्टर तो बहुत हॉट रहेगा। दूसरा एक कंपनी का मैं जिक्र करूंगा जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर मैं बहुत बुलिश हूँ। डिलीवरी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का दिग्गज कंपनी है। बहुत सारे नए मॉड्यूल्स लेके काम कर रहे हैं, डार्क स्टोर स्टैब्लिश कर रहे हैं क्विक कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए। और PTL जो सेगमेंट है, पार्शियल ट्रकलोड कहा जाता है, वहां पे भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है, यहाँ पे मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो ये इस पे डिलीवरी पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी कंपैरेटिवली बेटर है। पीवी फिनटेक में कुछ क्वेश्चन मार्क्स है, तो वहां पे ध्यान देने के लिए बोलता हूँ। और पेटीएम में भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स है, उससे भी थोड़ा दूर रहने की सलाह। पेटीएम में जो है दूर रहने की सलाह निकल के आ रही है। अभी जरा ग्राफिक्स दिखा रहे थे तो थोड़ी सी एक दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये सर जोमेटो वर्सेस स्विगी जो अभी आप IPO की बात कर रहे थे कि आने वाला है, और वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो जोमेटो से तो फिलहाल करीब करीब आधा है। ये क्या कुछ उम्मीदें सर स्विगी के IPO से आपको दिखाई दे रही हैं? यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की उम्मीदें हैं, और अब अभी से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्विगी के IPO को लेकर के। आपको लगता है ये भी एक बड़ा इवेंट होने वाला है? बिल्कुल, बिल्कुल होने वाला है। जी। और इसके साथ बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा आईपीओ के टाइम पे। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो जो पैरामीटर्स है उससे स्विगी थोड़ा पीछे है, पर उसका भी जो फूड डिलीवरी बिजनेस वो ब्रेक इवन के आसपास आ गया है। हाँ, ये बात है, क्विक कॉमर्स में पीछे है जोमेटो से, पर वहां पे भी रैपिड ग्रोथ हो रहा है। और देखना पड़ेगा क्या वैल्यूएशन पे आता है। अगर वैल्यूएशन ठीक ठाक है तो एक्साइटमेंट तो जरूर रहेगा। अच्छा एक्साइटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं, और अब धीरे धीरे करके इस कार्य समय कैसे बीतता है सर वो पता नहीं चलता, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ हो रही थी। और अभी भी जो है एक और इस हफ्ते के आखिर में एक खबर आई, और वो चीनी क्षेत्र को लेकर के आई है। कहा यह गया कि अब खाद्य मंत्री की तरफ से ये बयान आया है, एथेनॉल की MSP पे वो इजाफा कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्शन जो है चीनी की और गन्ने की सही रहती है तो एक्सपोर्ट को भी लेकर के कुछ फैसला हो सकता है। तो MSP बढ़ना और एक्सपोर्ट में रियायत, ये 2 बड़े फैसले चीनी क्षेत्र में अगर होते हैं तो शुक्रवार को हमने देखा काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी शुगर सेक्टर के अंदर। ये जितने क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी चीनी क्षेत्र को लेकर के? क्या यहाँ पर मिठास लौटती हुई दिखाई देगी? जरूर। इसमें कुछ दिनों से जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी सरकार ने चेंज किया है, जी। फोकस किया है, उसके जरिए एक स्ट्रक्चरल चेंज इस सेक्टर में आया है। तो जरूर इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। हमारा पसंदीदा EID पैरिश है, वहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। इसके साथ साथ प्राज इंडस्ट्रीज जो कि एथेनॉल रिलेटेड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग में काम करते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज़ में जो है निवेश की संभावनाएं काफ़ी बनती हुई दिखाई दे रही हैं सर। इस बाज़ार में जब चूँकि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहा सर जिन्होंने कोविड के बाद से
गिरावट देखी ही नहीं थी, जो लोग की कोविड के बाद से एंट्री जिन्होंने की थी। और उनका ज़्यादा पैनिक मैंने देखा कि जब चुनाव के नतीजे आए थे, तब देखा कि कुछ लोगों की टिप्पणियां इस तरह की आईं, जो कि सवाल जवाब का सिलसिला हमारा रहता है कॉलर शो में। तो एक ने कहा कि मुझे लगता है कि आत्महत्या कर लें, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए। तो ये जो अभी क्या आपको लगता है कि धैर्य की कमी है, और इस तरह के बाज़ार में जब भी आप शेयर बाज़ार में उतरें, किन महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बड़ी संख्या में रिटेलर्स बढ़ रहे हैं, उनमें से बहुत लोग अपने दोस्त, भाई, किसी रिलेटिव से सुन करके बाज़ार में उतरते हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे शेयरों को चुनना चाहिए? आप क्या ऐसे लोगों को जो कि पहली बार बाज़ार में उतर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जाने से पहले? पहला संदेश तो ये है कि सोच समझ के बाजार में आइए, या तो खुद पढ़िए, खुद समझिए, या तो किसी एक्सपर्ट का एडवाइस ले, और वो भी अगर पॉसिबल नहीं है तो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। क्योंकि सोचे समझे बगैर या जानकारी हासिल किए बगैर निवेश करना बहुत ही गलत काम है, तो उससे बचे रहना चाहिए। हाँ, बाजार में सब कुछ चल रहा है तो आपको भी शायद, अगर आप ऐसे ही बाजार में उतर गए तो भी शायद आपको पैसा बन सकता है, पर वो बिल्कुल गलत होगा, ऐसे आपको करना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, बाजार में जब भी आए, अगर आप ट्रेडिंग के मेंटालिटी से आते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज बाजार में अच्छे शेयर चुन के एक टाइम पीरियड तक बाजार में निवेशित रहने की सलाह मैं जरूर दूंगा निवेशक को। हड़बड़ा के एग्जिट लेना बहुत गलत होगा। मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, पर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने एक अच्छा शेयर खरीदा तो उस पर निवेशित रहिए। ठीक। चलते चलते एक सेक्टर रह गया, हमें बताया गया रियल्टी पे, जो कि ऑटो पे काफ़ी बात हो गई, हालांकि समय शायद ज़्यादा हो गया है और आपको भी शायद कहीं जाना है। रियल्टी पे अगर एक लाइन की टिप्पणी हो जाए सर तो? रियल्टी सेक्टर ओवरऑल अच्छा है, पर देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा जो बाइंग लेवल्स है उसको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। पर आने वाले दिनों में ब्याज दरें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ब्याज दरें कम होंगे, जी। और उसके जरिए जो जो सेगमेंट में ज्यादा ट्रैक्शन नहीं देखने को मिला था, जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग, मीडियम कॉस्ट हाउसिंग, वहां पे ट्रैक्शन आने की संभावना है। अब तक पिछले 2-2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं हाई कॉस्ट हाउसिंग जो है, लग्जरी प्रॉपर्टीज, वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान था और उसके जरिए बहुत चल रहा था रियल एस्टेट स्टॉक्स। पर आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है इसके साथ साथ लो और मीडियम कॉस्ट हाउसिंग भी चलना चालू होगा, तब रियल एस्टेट में वापस एक मोमेंटम आएगा। थोड़ा देर के लिए शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक। सुदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में समय नहीं पता लगा आपसे कि कैसे बातचीत करते हुए गुजरा। हमारे दर्शकों को के बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे आपके इस ज्ञान से और आपके इस विश्लेषण से। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? कुछ शेयर जिनके बारे में मैंने बात किया वो हमारे निवेशक को हम लेने के लिए सलाह देते हैं, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये नहीं है। चलिए थैंक सर, यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप दोबारा समय देंगे हमें, ताकि हमारे दर्शक और ज़्यादा ज्ञान की गंगा आपसे बटोर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर महीने के लिए रणनीति बनाने में आज का एक कार्यक्रम जो है आपके लिए लाभदायक रहेगा। बाकी अपनी टिप्पणियां जो है इस कार्यक्रम के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के आप बताइए। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी शेयर पर सवाल है तो हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए लाइव हमारे साथ, और आपके प्रश्नों के उत्तर अलग अलग एक्सपर्ट पूरे हफ्ते भर आपको देते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार मनी 9 के साथ बन रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। को पावर्ड बाय टेक्नो।